Hello student and welcome to Biogeochemical Cycle Part 2। Biogeochemical Cycle Part 2 में हम सेडिमेंट्री साइकिल्स में पाए जाने वाले तत्वों का वर्णन करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में हमने गैसियस साइकिल्स का वर्णन किया था और साथ में बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के डेफिनेशन का भी अध्ययन किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। सबसे पहले लेते हैं फास्फोरस साइकिल्स। इस सेडिमेंट्री साइकिल्स में जो भी एलिमेंट्स हम स्टडी कर रहे हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, प्लांट के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी और वातावरण के लिए भी। तो ये भूमि में प्लांट के द्वारा एनिमल में आते हैं, फिर से ये चक्र के रूप में घूमकर भूमि में चले जाते हैं। किस प्रकार ये काम होता है ये हम देखते हैं पहले फास्फोरस साइकिल्स के रूप में। फास्फोरस जो होता है रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है। ये लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर में पाया जाता है मगर एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता। ये इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होता है जिसके द्वारा एटीपी, डीएनए एवं बोन्स, टीथ का भी निर्माण इसी से होता है। फर्टिलाइजर्स में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। कौन सा? फास्फोरस। फास्फोरस एक इनऑर्गेनिक एलिमेंट है जो जीवों के शरीर की प्रोटोप्लाज्म में ऑर्गेनिक फॉर्म्स में पाया जाता है, जो शरीर के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और ये मुख्यतः फॉस्फेट के रूप में अधिकतर क्रिस्टलाइन रॉक्स में उपस्थित रहता है। ये रॉक्स फॉर्म में ये पाए जाते हैं और मौसम के प्रभाव पर इन चट्टानों का विघटन होता है। इस प्रकार ये फॉस्फेट रिलीज होकर सॉइल में आ जाते हैं वापस। इसके अतिरिक्त जो किसानों के द्वारा फॉस्फेट का छिड़काव होता है एग्रीकल्चर के रूप में भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, तो ये भी सॉइल में मिलते हैं। भूमि से ये पौधों की जड़ों द्वारा फॉस्फेट में उपस्थित फास्फोरस उनके अन्य भागों में पहुंच जाता है और भोजन के माध्यम से ये फास्फोरस प्राणियों के शरीर में पहुंच जाते हैं। यहाँ से ये प्लांट में जाते हैं और प्लांट से ये ट्रांसफ़र होते हैं एनिमल के शरीर में। जब एनिमल्स की मृत्यु हो जाती है और फास्फोरस शरीर के डिकम्पोज होने पर इनऑर्गेनिक फास्फोरिक एसिड्स के रूप में बदल जाता है और शीघ्र ही कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के इनसॉल्युबल पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके पश्चात फास्फोरस ऑर्गेनिक एवं इनऑर्गेनिक तथा सॉल्युबल एवं इनसॉल्युबल फॉर्म्स में बदलता रहता है। यहाँ से प्लांट की डेथ हुई ऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में, ये एनिमल की डेथ हुई ऑर्गेनिक फास्फोरस बना और फिर ये सॉल्युबल इनसॉल्युबल फॉर्म्स में बदलते रहता है। जो इनसॉल्युबल फास्फोरस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा विभिन्न एसिड उपलब्ध करने के कारण सॉल्युबल रूप में बदलता रहता है, जो कि भूमि की मिट्टी में पुनः मिल जाता है एवं उसकी फर्टिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इस प्रकार नेचर में इसका जो पार्ट है फास्फोरस का चक्र चलता रहता है। नेक्स्ट पार्ट आता है सल्फ़र का। सल्फ़र भी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होता है सभी जीवों के लिए और ऑर्गेनिजम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सल्फ़र युक्त एमिनो एसिड्स प्राय सभी प्रकार के प्रोटीन्स में उपस्थित होते हैं। इनमें सल्फ़र फ्री या प्रोटीन से संयुक्त कंबाइंड दोनों अवस्थाओं में पाए जा सकते हैं। कंबाइंड स्टेट में सल्फ़र इनऑर्गेनिक तथा ऑर्गेनिक दोनों फॉर्म्स में पाया जाता है। सल्फ़र के कार्बनिक रूप से अकार्बनिक रूप में परिवर्तन तथा इसके ऑक्सीडाइज एवं रिड्यूस दोनों अवस्थाओं में परिवर्तन मुख्यतः माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो ये रिडक्शन होता है किसके द्वारा? रिड्यूस होते हैं, ये बैक्टीरिया के द्वारा रिड्यूस होते हैं।
और नेचर में सल्फ़र का चक्र जो है किस प्रकार चलता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले है कार्बनिक यौगिकों से सल्फ़र का मुक्त होना, रिलीज ऑफ सल्फ़र फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सॉइल में उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म सल्फ़र युक्त प्रोटीन एवं उनसे जुड़े हुए एमिनो एसिड्स का विघटन कर देते हैं। सल्फ़र युक्त एमिनो एसिड्स के इस मेटाबॉलिक क्रिया में हाइड्रोजन सल्फाइड तथा अमोनिया रिलीज होती है। यहाँ से ये दूसरा पार्ट आता है सल्फ़र एवं सल्फ़र युक्त यौगिकों का ऑक्सीकरण। फिर यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फ़र एंड सल्फ़र कंपाउंड। सल्फ़र के विभिन्न कंपाउंड मुख्यतः हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण करने वाले बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और दूसरा कीमोलिथोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ये हाइड्रोजन सल्फाइड को एलिमेंट सल्फ़र में ऑक्सीडाइज कर देते हैं, जबकि लिथोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये थायोबैसिलस सल्फ़र तथा थायोसल्फेट को एरोबिक कंडीशन में सल्फ्यूरिक एसिड्स में ऑक्सीकृत कर देते हैं। इन क्रियाओं द्वारा बने हुए सल्फेट का एग्रीकल्चर में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसे पौधों के लिए सल्फ़र का मुख्य स्रोत होता है, पौधे इम्पॉर्टेंट सल्फ़र को यूज़ करते हैं, एवं ये स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड होता है। H2SO4 का एनायन होता है जो कि भूमि के फर्टिलिटी को, एक्सेसिव एल्कलिनिटी को रोकता है। यह क्रिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अमोनिया निर्माण क्रिया द्वारा होता है। सल्फ्यूरिक एसिड के एक्यूमुलेशन होने से यह उन अकार्बनिक लवणों इनऑर्गेनिक साल्ट को घोलने में सहायक होता है जिनमें पौधों के न्यूट्रिएंट्स जैसे फॉस्फेट तथा मेटल्स पाए जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, सॉइल में उपस्थित सल्फेट का एसिमिलेशन प्रोटीन सिंथेसिस हेतु प्लांट एवं माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा एसिमिलेटरी सल्फेट द्वारा होता है। सल्फेट का उपयोग ऑर्गेनिजम्स एनारोबिक रेस्पिरेशन में टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में करते हैं तथा हाइड्रोजन सल्फाइड उत्पन्न करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिहाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन का उपयोग सल्फेट का सल्फाइड तथा इसके पश्चात हाइड्रोजन सल्फाइड में रिडक्शन क्रिया होता है। सल्फेट का अपचयन करने वाला महत्वपूर्ण बैक्टीरिया जो कि जीनस डिल्फोवाइब्रियो की स्पीसीज़ होती है, ये जो होते हैं बैक्टीरिया सल्फेट का अपचयन करते हैं। इस प्रकार सल्फ़र का ये जो चक्र है ये राउंड चक्र यहाँ से चलता है। इसके बाद आता है वाटर साइकिल। बिन पानी सब शून्य, बिना पानी के कुछ नहीं होता। और ये एकदम सिंपल इसका साइकिल है। जैसे तालाब है, नदी है, झील है, सागर है, इसका जो पानी है लगातार वाष्पीकृत होता है, उड़ता रहता है। पौधों की पत्तियों से वाष्पोजन होता है, प्राणियों के द्वारा रेस्पिरेशन के द्वारा इवोपोरेशन होता है, वाष्पीकृत होता है, जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। इस प्रकार भारी मात्रा में जल वाष्प के रूप में उड़कर वायुमंडल में पहुंचता रहता है। वाष्प ऊपरी वायुमंडल में पहुंचकर ठंडी हो जाती है और वर्षा एवं बर्फ के रूप में जल पुनः भूमि पर आ जाता है। कुछ जल जो है भूमि सोख लेती है, शेष बहकर नदी पोखरों और झीलों और समुद्रों में, नदियों में बहकर जल समुद्र में चला जाता है। इस प्रकार जब नदी, तालाब और सागरों एवं जीवों के शरीर से जल के वाष्प बनकर वायुमंडल में पहुँचने तथा वर्षा एवं बर्फ के रूप में पुनः पृथ्वी पर आने का यह क्रम प्रकृति में लगातार चलते रहता है।
तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से इवोपोरेट हो रहा है पानी, ये इधर से जा रहा है और फिर ये यहाँ से ठंडी होकर क्लाउड बन के ये रेन के रूप में नीचे आता है और एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट के द्वारा। एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट इन सॉइल, सॉइल भी एब्जॉर्ब करता है, ओशन में चले जाता है और फिर ये वापस आता है और इस प्रकार ये राउंड सर्कल पानी का चलते रहता है। इसके बाद आता है कैल्शियम साइकिल। कैल्शियम भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होता है। कैल्शियम जो है सॉइल में कैल्शियम चट्टानों के रूप में कैल्शियम यौगिक से प्राप्त होता है। यह पानी में घुलनशील होता है। यह प्लांट में जल अवशोषण के फलस्वरूप पहुंचता है तथा कार्बनिक कैल्शियम यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। ये यौगिक भोजन श्रृंखला के तहत जंतुओं में पहुंचता है। यह पानी में घुल जाता है जिसके कारण पानी के क्रम में भी जंतु के शरीर में पहुंच जाता है। जब मृत हो जाते हैं जंतु और पौधे, उनके अवशेषों पर अपघटों की क्रिया से कैल्शियम विमुक्त हो जाता है। डिकम्पोजर की क्रिया से कैल्शियम रिलीज हो जाता है और फिर से सॉइल या जल बहाव से बहकर समुद्र में चला जाता है तथा इसके बाद फिर से ये अवसादीकरण के फलस्वरूप चट्टानों से होकर उनमें स्टोर हो जाता है। वर्टिब्रेट्स के टीथ तथा बोन्स में कैल्शियम अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये पानी से आता है कंज्यूमर्स में, कंज्यूमर एक्सक्रीट करते हैं, डिकम्पोजर, फिर ये डेथ हो जाती है डिकम्पोजर्स के द्वारा और ये जो कहाँ पहुँच जाते हैं, कैल्शियम इन वाटर एंड सॉइल, सॉइल इरोजन होकर रॉक में चले जाते हैं और कुछ ये सी में चले जाते हैं समुद्र में और ये फिर से प्रोड्यूसर द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं और फिर उनकी ये डेथ होती है तो फिर ये डिकम्पोज होकर वापस आ जाते हैं और प्रोड्यूसर द्वारा ये कंज्यूमर जो उपयोग करने वाले होते हैं प्लांट के द्वारा एनिमल्स में आते हैं, पानी के थ्रू भी आते हैं और ये कैल्शियम जो है इसका प्रोसेस जो है साइकिल चलते रहता है। तो इस प्रकार आज हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल पार्ट 2 में सेडिमेंट्री साइकिल्स का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत आने वाले एलिमेंट्स का हमने चक्री साइक्लिक मूवमेंट का वर्णन किया। आशा है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।